बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सरा हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जब मोहताज में देख रही थी आप लोगों के हमरा जब हम ऑनएयर आए तो मैं ये कहना पे मजबूर हो गई हूँ कि अभी भी शायद यकीन नहीं आ रहा कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी शहादत के बाद, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के निशाना बनने के बाद जो शहादत उन्होंने हासिल की है, वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो जाहिर है जंग की सूरत में थी वो हमारे सामने रही। लेकिन आज ज़रा हम इस पर बात करना चाहते हैं कि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की तजदीद और तफ़कीर जो है उसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से वफूद का सिलसिला जारी व सारी है, जो कि ईरान का जो दारुल खिलाफा है तेहरान, वहाँ पहुँच रहे हैं। और जाहिर है उस पूरी रसूमात जो भी हैं, आखिरी दीदार से लेकर वहाँ पर दुआ की, फातिहा खानी की, वो सब अदा की जा रही हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान का एक बहुत ही मजबूत डेलीगेशन जो है वो तेहरान पहुँचा। और ये बात ज़ाहिर है इस वक्त ये कहने की नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा जेस्चर था जो कि दुनिया देख रही है पाकिस्तान के इस वफ्द की सूरत में। इसमें आप CDF को देख रहे हैं, इसमें आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं, इसमें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं, इसमें आप स्पीकर असम्बली को देख रहे हैं, इसमें आप हमारे वज़ीर इत्तलात को देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। उनके साथ जाहिर है चीफ मिनिस्टर सिंध को भी हमने देखा। सो एक बहुत ही मरबूत और अहम डेलीगेशन जो है वो तेहरान पहुँचा और उन्होंने फातिहा खानी में भी शिरकत की। जबकि ईरान के वफ्द की जानिब से मसूद पेज़ेश्कियान साहब और बाकर गालिबाफ साहब, अब्बास इराक़ी साहब और दीगर जो अहम तरीन वफ्द के लोग थे, उन्होंने न सिर्फ ये कि इस्तकबाल किया बल्कि ज़ाहिर है उनकी आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। एक्सपेक्टेड नंबर है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ अफराद इस नमाज जनाजा में शिरकत करने जा रहे हैं। ये अपनी तर्ज की मेरा ख्याल है एक मुनफरिद हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही है। और जाहिर है आज जो तारीख़ का मौरख़ है वो लिख रहा होगा कि जिस शान से शहादत हुई वो भी हमें याद है और वो अल्फाज भी हमें याद हैं जब शहीद सैयद अली ख़ामनेई साहब ने अदा किए थे कि इस 80 साला बूढ़ा जो है जिस तरह से उसकी शहादत मांगी गई या जिस तरह थ्रेट किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी शहादत से अगर ये चीज़ें सही होनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने साबित भी किया। लेकिन आज जब हम बैठ कर के यहाँ बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आज के इस तमाम तर वफ्द के अंदर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था, हमारी जानिब से ईरान के बहन भाइयों को यकीनी तौर पर पुरसा और शहीद सैयद अली ख़ामनेई के पूरे ख़ानदान को। और कहा यह जा रहा है कि मुश्तबा ख़ामनेई साहब पहली मरतबा शायद कल मंजर आम पर भी आएंगे। ये पूरा वो टेन्योर है जब से शहादत हुई है सैयद अली ख़ामनेई साहब की, जब से लेकर आज दिन तक मुश्तबा अली ख़ामनेई साहब को किसी ने नहीं देखा है। सो मुतवक्के तौर पर कल है, लेकिन ये डेलीगेशन जो आ रहे हैं दुनिया भर से, चाइना से हैं और जो मुस्लिम ममालिक की एक बड़ी तादाद है। मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, मैंने कहा कि हम किसी और वक्त के लिए उठाए रखते हैं इस बात को। लेकिन ये एक जेस्चर है कि दुनिया ने अमन को रास्ता दिया है और ईरान की उस रेजिलियंस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसने अमेरिका का गुरूर खाक में मिलाया है, ये उस सब की पूरी दुनिया की जानिब से ईरान को ये तक़वियत पहुंचाता है कि यकीनी तौर पर ईरान ने एक मुल्क की हैसियत से दुनिया में न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि बाइज्जत तरीके से मनवाया है। और देखना यह है कि अभी सारी सूरत हाल के बाद जो बताया जा रहा है कि सैयद अली ख़ामनेई साहब का जस्ते खाकी जो है वो तेहरान से पहले कुम जाएगा और फिर नजफ़ जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मशहद में मेरा ख्याल है उनकी तदफीन होगी। सो जैसे जैसे ज़ाहिर है कल भी ये सारी रसूमात का सिलसिला जारी रहेगा, डेलीगेशंस की आमद का सिलसिला जारी रहेगा, तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर उस पर डिबेट भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त मंजरनामा है इससे मैसेजिंग भी हो रही है और किसी एक को नहीं हो रही, बिलखुसूस हो रही है इजराइल को और बिलखुसूस हो रही है अमेरिका को। ये जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने बमै कत्ल किया है ईरान और अमेरिका के माबैन, जो एक ज़ाहिर डिक्लेरेशन ही कहूँगी मैं इसको, जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें एक बहुत पर्टिकुलर और बहुत ही की रोल जो है
वो पाकिस्तान के CDF का है, यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का है, जिन्होंने, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं और हम भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डे टू डे बेसिस के ऊपर इन सारी चीज़ों को न सिर्फ ये कि चॉक डाउन किया, बल्कि इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के मौके पर जब CDF वहाँ मौजूद थे तो अंदाज़ा हो रहा था इस बात से कि दिल गिरफ्ता हैं सारे लोग, और जाहिर है शहीद की पूरी फैमिली, अवाम, ईरानी अवाम और ईरान की जो क़यादत है उसके साथ हम जिसे कहते हैं, ना सिर्फ ये कि हम कदम हैं बल्कि हम रकाब भी हैं, क्योंकि जो सारी गुफ्तगू हो रही है, जो साइडलाइंस की भी बातें सामने आती हैं, उसमें भी जाहिर है ईरान ने भी इस चीज़ को बार बार पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चॉकडाउन हो सकें और हम मुज़ाकरात की टेबल तक आ सके। बहरहाल कल इंशाल्लाह जब बाकायदा तौर पर सैयद अली खामनेई साहब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उनकी तदफीन का सिलसिला होगा, उस पर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और अपडेट भी करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान में एक अहम तरीन शहर कराची की सियासत, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि ज़रा कराची की सियासत के वाले से बात करें, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले ये ख़बर जब सर्कुलेट हुई कि MQM की जानिब से एक एहतजाजी जो है अमल उसको इख्तियार किया जा रहा है, एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला कर रही है MQM पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है चेमगोइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हुई, लेकिन इस एहतजाज की दरहकीकत एक और चीज़ भी है। ज़ाहिर है MQM तो कर ही रही है, लेकिन जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर रखा है कि वो भी एक कोई ग्रैंड मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं, और वो कब कब कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी मालूमात भी आ रही है। लेकिन जब MQM की बात आती है तो ज़ाहिर ये सवाल पैदा होता है कि MQM जब ये कह रही है कि फैसला कुन एहतजाजी हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? क्या जो कि बल्दियाती, ज़ाहिर बार बार बात की जा रही है कि बल्दियाती तरमीम के हवाले से आइन के अंदर जो MQM से वादा किया गया था, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो उस पर प्रेशर पे लेना चाहते हैं। लेकिन फिर मैंने सारी तफसीलात पढ़ी तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल कारकर्दगी और उसके साथ साथ वो कहते हैं MQM वाले के करप्शंस और इनकी जो नाअहली है, इसके ऊपर हम ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़रा मैंने सोचा कि ज़रा दोनों कैंप्स यानी MQM और पीपल्स पार्टी दोनों से पूछा जाए कि उनका क्या वर्जन है। मुझे पहले ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक MNA हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। कादिर साहब, ये फरमाए ना कि ये बात जब हम कह रहे हैं, यानी हम से मुराद अकेले मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और फिर उनके साथ MQM भी कह रही है और उसके साथ साथ जमात इस्लामी भी कह रही है। अब इतने सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं है, और मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती, 18 बरस का अहाता करते हैं, तो कहते हैं 18 बरस में ही इन्होंने पूरे सिंध में कुछ डिलीवर नहीं किया और कराची में तो जाहिर है बिलखुसूस नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि एक जानिब जाहिर है जमात इस्लामी मौजूद है जो कि मुल्कगीर एहतजाज कर रही है और वो मजीद इसको बढ़ाना चाहती है, दूसरी जानिब अब MQM ने भी कह दिया है कि वो भी एक फैसला कौन एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। सो जाहिर है आप डिलीवर नहीं कर रहे, इसीलिए तो हो रहा है ना ये सब। बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहब। पहली बात तो आपने जो एहतजाज की बात की जमात इस्लामी का, वो यकीनन 11 बजे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम फिक्स है। अच्छा। और हर जुमे को जो है ना वो किसी रोड पे उनके एक लाइन लगा के खवातीन बच्चों को एहतजाज वो है। और यकीनन जमात इस्लामी ने बड़ी ज्यादती की है हाफिज नईम रहमान साहब से, उनको मरकजी अमीर बना के, मगर उसका दिल जो है ना वो कराची से जाता ही नहीं है। और आपका दिल कराची पर आता नहीं है, और आपका दिल कराची पर आता नहीं है। नहीं, वो कराची से जो है ना उसका दिल जाता नहीं है। और अच्छा। ये कराची वालों ने इनको सूबाई असम्बली की सीट से भी फारिग कर दी है। बता दें आप जमात इस्लामी किसी दोस्त से मेरे में होता है कि क्या हाफिज नईम रहमान साहब सूबाई असम्बली का सीट जीता हुआ था या नहीं था, बस इतना सवाल कर ले, आगे जरूरत नहीं है। बाकी जो आपने बात की MQM ने एहतजाज किए, भाई कौन से MQM सना हाशमी साहब, मुझे ज्यादा आप जानते हैं कौन सा MQM, तो अल्ताफ हुसैन का, ये तो मुखबर कौमी मूवमेंट है। और फिर मुखबर कौमी मूवमेंट के जो वो है सरबराह है, वो तो है डॉक्टर इनका क्या नाम है उनका, नाम भूल गया उसका, डॉक्टर। ये आप फिर
की बात कर रहा हूँ। और फिर जो एहतजाज का ऐलान किए वो तो किए, तो इमकान साहब के पास क्या होता है जो सीनियर मरकजी रहनुमा है सर बगैर उनके। बाकी कायदों से पूछे बगैर, न वो मीटिंग में थे न इजलास में थे। और फिर ये पूछना चाह रहा हूँ आपकी तवज्जो से, जरूर आपके प्रोग्राम में ये दोनों आ जाए तो मेरी तरफ से यह सवाल कर ले, माजी में भी आपने बड़े जबरदस्त सवाल किए, उनसे पूछे सब कि आप पीएसबी से कब एमक्यूएम में शामिल हो गए हैं दोबारा, वो तारीख और कोई वीडियो कोई फुटेज तो मुझे दिखा। अच्छा एक मिनट रुक जाए मंदो खेल साहब, एक तो आपसे सवाल मैंने आपके परफॉर्मेंस का किया है, आप पहुंच गए एमक्यूएम और बाकी सारों पर। मुझे ये बताएं कि हम तो आपसे सरकार से सवाल कर रहे हैं ना, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा हो तो फिर आपके खिलाफ एहतजाज ना हो और चलें सियासी जमातों को बालाए ताक रख दें, सबको हटा दें। एमक्यूएम को आप, एमक्यूएम तो सबसे बुरी है ना, उसको भी हटा दें। जमात इस्लामी उनसे ज्यादा बुरी है, उनको भी हटा दें। बाकी जो मीडिया, बाकी सारे लोग आपके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल करते हैं। यानी सरकार इस पूरे सूबे को बहुत दरकना, लेकिन इस शहर कराची को क्या डिलीवर कर सकी? इसका जवाब है कुछ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जी बताइए बताइए। दूसरी बात ये कि 18 साल का ये इनके मौलूम की उर्दू बड़ी अच्छी है, मैं पठान आदमी हूँ, मैंने भी उर्दू से इन्हीं से सीखी है। और ये कई शो में कहते हैं कि 18 साल से बिला शिरकत गैरे, वो भाई ये कौन सी उर्दू है? बिला शिरकत गैरे तो अभी है जो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 18 साल में तो 10 साल आप हमारे साथ थे, 3 मेयर, वजारत सेहत, तालीम, बल्दियात, तो ये सारे महकमे तो आपके पास से टॉप के, तो बिला गैर शिरकत कहाँ से हो गई है? लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में भी सना साहिबा 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम कराची में चल रहे। अगर किसी को नजर नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। आज कराची माजी के कराची से 1 लाख गुना ज्यादा है। माजी में तो यहाँ रोजाना 20-25 लाशों की बकायदा लोग कहते थे आज क्या स्कोर हुआ। एक मिनट ना मंदो खेल साहब, फिर ये वही बात आ जाएगी। अब आप मुझे मजबूर करते हैं आप लोग कि सबकी बात, मैं बात पता नहीं कहीं की कर रही होती हूँ, बात आप लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं। बात परफॉर्मेंस की हो रही है, आप ले जाते हैं कि फलाना ने ये किया और ढिमाके ने। अब आप अगर एमक्यूएम पर इल्जाम लगा रहे हैं तो वो भी ये कहते हैं, बल्कि हम ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है ना कि आपके ही वजीर दाखिला थे और जुल्फिकार मिर्जा उनका नाम था, वो ये कहते थे कि ये जो लियारी गैंग वॉर के लोग हैं ये मेरे बच्चे हैं। उजैर बलोच साहब जैसे लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने इनको जो ये गन्स निकाल कर दिए हैं शादी में बजाने के लिए नहीं दिए हैं, लोगों को मारने के लिए दिए हैं। तो अगर यहां कुछ बुरा हो रहा था पुल के इस पार, तो उस पार बड़ा कोई अच्छा हो रहा था। तो देखो ये जिस शख्स ने कहा था कि मेरे बच्चे हैं वो कहाँ है? जुल्फिकार मिर्जा ना, तो हमें एडजस्ट नहीं हो सका। वो जो जबान बोल रहा था आज वो बाहर है। अच्छा ठीक है, आप जुल्फिकार मिर्जा साहब की बात कर रही हो ना। दूसरी बात ये, मैं चलो उस तारीख से भी आगे निकल आता हूँ कि वो जो कत्ल गारत थे, सब कुछ थे, जो भी था सूरत-ए-हाल, लेकिन आज की तारीख में आप बता रहा हूँ कराची में 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहा है। नहीं चल रहे तो मुझे आप चैलेंज कर दे, मैं आपको गली गली मोहल्ला दिखा देता हूँ। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, इससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने 1100 अरब का ऐलान किया है, तो क्या वो 1100 अरब रुपए कराची को 11 रुपए मिले 3.5 साल में? ये भी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एमक्यूएम जहां 40 साल से वफाकी और सूबाई हुकूमतों का हिस्सा है, आज भी एक कॉलेज और एक स्कूल के वो वफाकी वजीर है, बताया कराची को K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए लाए, अपने जेबों के लिए 20 अरब लाए, 15 अरब कराची, 15 अरब हैदराबाद के लिए, मगर कराची के K4 मंसूबे के लिए या हब कैनाल के लिए वो 1 टका नहीं ला सके। ग्रीन लाइन पिछले 7 साल चल रही, वो नहीं ला सके। देखिए सना, मैं ये बिल्कुल जरूर करूंगा, जब आप मुझे सवाल करेंगे या एमक्यूएम वाले सवाल करेंगे तो मेरा ये हक है कि मैं अपना काम भी गिनवाऊं, मगर उनसे भी पूछो कि आप भी तो भैया हुकूमत में हो, आप भी तो वफाकी वजीर हो, आपने कोई डिस्पेंसरी, कोई कॉलेज का कोई ऐलान किया है कराची में? एक पानी की टैंकी इसने बल्दिया टाउन फुटबॉल स्टेडियम में बनाने की कोशिश की है ताकि पीपल्स पार्टी वाले मुखालफत कर ले। 1.5 अरब की लागत से बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम सिंध हुकूमत बिलावल साहब के हिदायत पे बन रही है, वहां पानी की टैंकी बनाना शुरू कर दी है। उनको पता था कि ये स्टेडियम है, ये रोकेंगे, तो जब रोकेंगे तो हम बोलेंगे देखो पीपल्स पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे, हमने कहा बनाओ। लेकिन सवाल ये कि वो टंकी अभी बना नहीं है, चलो अल्लाह करे वो बन जाए तो पानी कहां से आएगा? अदर मंदो खेल साहब रुकें, आपने K4 के लिए जो बात की है और फिर आप पानी की बात कर रहे हैं, आप बता देना कि K4 के ऑगमेंटेशन की जब बात आती है तो हमें यहाँ पर बैठ कर सारे लोग बोल के गए, चले कोई एक भी मतलब
जो ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों से जिनका नाम भी ताल्लुक है, वो भी कह रहे हैं कि ऑगमेंटेशन इस शहर में होना बहुत जरूरी है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के साथ शायद एक चीफ मिनिस्टर की मुलाकात भी हो चुकी है और हाइप्स की हुई है कुछ लोगों की। लेकिन क्या K4 के लिए कितने पैसे रखे हैं इस दफा आपने, ये तो जरा बताएं मुझे ऑगमेंटेशन के लिए। देखिए देखिए, ये बड़ा अच्छा एमकेएम वाली जो उपली है ऑगमेंटेशन। आप मुझे एक बात बताओ कि अभी पानी आया नहीं है, आप कहते हैं यार मेरे घर का नल का जल्दी जल्दी लगाओ। हाँ। तो भाई वो जो 24 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको अभी 24 साल मजीद लगेंगे, आप कह रहे ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन किसे कहते हैं? वो इसको कहते हैं जो इंटरनल लाइनें हैं। इंटरनल लाइनें तो पहले से मौजूद है, खत्म हो गई है ना, ये होगा कि नहीं बनाना है, वो एक अलग बात है कि नहीं बनाना है, लेकिन पहले लाइन तो आने दो, पहले वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तो होने दो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कल अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो पानी समंदर में जाएगा, पानी उसी पुरानी लाइनों में आएगा। मुझे ये बात, अच्छा चलें, मैं फिर आपको वापस लाती हूँ आपकी परफॉर्मेंस पर। देखिए ये वली का अस्पताल, मैं इसलिए आपको रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे अस्पतालों की फहरिस्तें पकड़ा देते हैं कि ये फलाना अस्पताल हम चला रहे हैं, फलाना पार्क हमारा है, फलाना सड़क हमारी है। तो सर ये वली का अस्पताल में एड्स के बच्चा बेचारा जाता किसी और मर्ज से है और वापस आता है एड्स लेकर के। आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ चले वली का अस्पताल ही छोड़ दें, अदरवाइज भी आपसे ऑपोजिशन बिला वजह की ऑपोजिशन तो नहीं कर रही ना। आपकी परफॉर्मेंस वाकईतन ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट नहीं करती। जिस बल्दिया के अंदर से आपने इलेक्शन इस दफा हारे हैं, आप उस बल्दिया का हशर पता है आपको? देखिए सना साहिबा, वली का अस्पताल मेरा और मुस्तफा कमाल साहब की एरिया में आता है, जी जी, जो कि वजीर सियासत है, मैं तो कारकुन हूँ। इसका इशू भी तकरीबन 5-6 महीने पहले मैंने ही उठाया था। अच्छा, वो जो हेपेटाइटिस सी का और ये जो इंजेक्शन के पुरानी लगाई जाती, ये कम से कम 6 महीने पुराना का इशू है। मैंने ये उठाया के सामने, वजीर अपना सईद गनी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, अजरा पेचो साहिबा ने एक्शन लिए है। ये जो अभी कल परसों किसी ने कोर्ट में केस दाखिल किया, ये पुराना वो मरीज की बात कर रहे हैं, केस अभी उन्हें दाखिल किए, वो मसला हल हो गया। ये पहली भी मैंने उठाया, ना एमक्यूएम ने उठाया, ना जमात इस्लामी ने उठाया। एक मिनट रुके कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आप बल्दिया के कैंडिडेट रहे, आपने इलेक्शन लड़ा, आप वहां से एमएनए भी मुंतखब हुए, इस बार ही नहीं हुए इस इलेक्शन में, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि बल्दिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के, साबिक एमएनए के, आप ये अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि आपका वोटर सपोर्टर शायद आपको आपकी शक्ल पे आपको जानता हो तो वो वोट तो डाल देगा, आपकी परफॉर्मेंस पर एक वोट नहीं पड़ सकता आपको बल्दिया से? सर सना साहिबा, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और मुझे गालबन याद पड़ रहे थे, आप इलेक्शन के दौर मेरे हल्के में आई भी थी। जी जी, और मेरे हल्के में मैंने 15 अरब रुपए के तरक्याती काम मंजूर किए। अच्छा, आज भी वहां पे हर यूनियन काउंसिल में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर का सेंटर मैंने खुलवाया है। कम से कम 3 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और फिर नादरा की 1.5 साल गाड़ी चलाई और नादरा की 24 घंटे वहां सेंटर आज भी चल रहा है। 1.25 अरब रुपए की लागत से ऊपर मेन रोड जो है ना, शेरशाह से लेके 0 पॉइंट तक, नॉर्दर्न बाईपास तक, वो आज भी काम चल रहा है, मेरा ही काम है। और फिर उसके अलावा जो सीवरेज के और पानी के लाइनें हैं 50 करोड़ की, वो भी मेरे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो काम मैंने 2 साल के अंदर किए, 40 साल में ना पीटीआई ना 40 साल में किसी ने काम नहीं किया ना। मंदोखेल साहब, एक मिनट रुक जाए, 40 साल का आप कह रहे हैं ना, 40 साल में उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आपने भी कोई तीर नहीं मारा। मैं इसीलिए कह रही हूं कि आप तीर के निशान पर वोटर को कन्विंस किस बात पे करेंगे कि भाई ठीक है मैंने ये काम किया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे याद है मैं इलेक्शंस के दौरान आपके हल्के में आई थी, मैंने वहां पूरा विजिट भी किया था, लोगों ने आपकी तारीफ भी की थी, ये भी मैं ऑन द रिकॉर्ड बता दूं। लेकिन मैंने जो बल्दिया का हाल देखा है, मैं कालों को हाथ लगाती हूं, कोई नॉर्मल आदमी वहां जाने के बाद उसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि गर्दो गुबार, कचरा, गंदगी, सड़कों का बुरा हाल, हर जगह से सीवरेज के पानी की लाइनें फटी हुई हैं। 40 साल में आपने क्या कर लिया? चले 40 साल छोड़े, 5 साल में जो आपने बताया उसमें कोई एक सड़क, कोई एक चीज ऐसी हो जो आज भी मेंटेनेबल हो या मेंटेन हुई भी हो। जी सना, मैं थोड़ा तफसील बताऊं। देखिए, मैं दोबारा कहूंगा कि आप बल्दिया टाउन से ज्यादा वाकिफ हो। बल्दिया टाउन का जो ऑर्गेनाइज्ड कहो या उसको अलॉटेड एरिया कहो, वो 10% भी नहीं है। बाकी सारे जो है ना पहाड़ के ऊपर घर बने हुए, यानी कच्चे पहाड़ के ऊपर बगैर अलॉटमेंट के घर बने हुए।
सही है। फिर जारी बात है उसके लिए कि नया डेवलपमेंट होता है तो सीवरेज पानी गैस के लाने पहले भी चाहिए जाती है, बाद में प्लॉट अलॉट करके और कंस्ट्रक्शन होता है जैसे डीएचए में। वहां बदकिस्मती से एक जंगल था और लोग आके आबाद हो गए। अब वहां के पानी का लाइनें भी हमने बना के दी है, सीवरेज के भी हमने बना के दिए। तारीख में पहली मरतबा गैस की लाइनें मैंने भी 7 अरब रुपए के पहली मरतबा वहां पे बना के दिए। जो पुराना एरिया है उसकी पुरानी लाइनें उखाड़ करके नई वो भी मैंने डलवाई है। तो एक पीएसएचएस नॉर्थ अज़ाबाद और डीएचए के बनस्बत बल्दिया टाउन एक जंगल के ऊपर आबादी बन गई है, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है उसको करना। ठीक हो गया कादिर मंदोखेल साहब, वक्त की किल्लत के बाइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब। आप कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस बहरहाल ऐसी है कि लोग आपको वोट डालते हैं, और मैं ये तकरार से बार बार सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची की हैयत, कराची का महल वकू, इसकी गलियां, इसके चौबारे, इसकी सड़कें जो मंजर पेश कर रही हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और एमकेएम से पूछते हैं कि ये जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है इससे क्या ही हासिल कीजिएगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन साबिर, रहनुमा हैं एमकेएम पाकिस्तान के, एमएनए हैं। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। हसन भाई, सवाल ये है, छोटा सवाल है और शायद ये हमेशा ही लोगों ने सुना हो, लेकिन इस वक्त एक मरतबा फिर जहनों में ये कुलमुला रहा है कि ये जो आपने तहरीक की कॉल दी है, एहतजाजी तहरीक की, फैसला कुन एहतजाजी तहरीक की, क्या इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है? और एक सवाल जो ज़्यादा उठ रहा है वो ये कि इससे क्या हासिल करना चाहती है एमक्यूएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये सेगमेंट है और डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम और बिलखुसूस शहर कराची की आवाम इस वक्त एमक्यूएम के ऊपर ये उम्मीद रखती है कि एमक्यूएम उनकी इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों को, जिसमें वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस वक्त फेस कर रहे हैं, उससे निकाल सके। एमक्यूएम को इस शहर कराची, हैदराबाद और सिंध के जितने भी शहर हैं इनसे वोट मिलता है और बड़ी तादाद में वोट मिलता है, और ये सबको मालूम है कि एमक्यूएम जो है मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा जमात है, गरीब तबके की नुमाइंदा जमात है, और इसकी नुमाइंदगी भी जो है मुतवस्सित और गरीब तबके की आवाम के लोग ही कर रहे हैं। यहाँ ये बात बहुत काबिल जिक्र है कि जब हम उन मसाइल को खुद फेस करते हैं तो उनकी आवाज बनते हैं। हम उन अशराफिया में से नहीं है कि जो तमाम चीजों को अपने तौर पर और प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करके ऐवानों तक पहुंचे हो। नहीं, हम उन तमाम मसाइल के साथ सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने के बाद, सरकारी नलकों से पानी अपने घरों में लेने के बाद, टैंकरों से पानी लेने के बाद, बिजली की लोड शेडिंग फेस करने के बाद, और तमाम ये जो सीवेज के मसाइल हैं, खुले हुए गटर के ढक्कनों के मसाइल देखकर तब हम जाकर इस सियासत के अंदर आते हैं और इस सियासत से अवानों में पहुंचते हैं। तो अवाम को हमें बताना नहीं पड़ता, हम उसी अवाम का हिस्सा है और इसलिए हम आवाज ज्यादा दर्द के साथ लगाते हैं। लेकिन इन हुक्मरानों को क्या इस बारे में कहीं कोई जू नहीं रेंगती इनके ऊपर हसन भाई, एक सवाल को हल करने में किसी तौर पर भी इंटरेस्टेड हो, खास क्योंकि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो रहनुमा, हसन भाई अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। वो बोल रहे हैं कौन सी एमक्यूएम का एहतजाज कर रही है, पहले तो ये फैसला करें, और वही कह रहे हैं कि अगर ये मसला हल होगा तो ही मसाइल के, ये अवाम के मसाइल हल करेंगे ना। कादिर मंदोखेल साहब थे अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले, तो वो ये फरमा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कंफ्यूजन है किसी किस्म का या नहीं? तो पहले ये कादर खान मंदोखेल है कौन, इसके बारे में तो शायद इस शहर में भी लोग नहीं जानते ये है कौन शख्स। अगर कोई शख्स जिसको आपने बुलाया प्रोग्राम में तो वो उसकी पार्टी रिकग्नाइज करती है। मैं तो नहीं जानता कौन है कादर खान मंदोखेल। जो एमक्यूएम के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसको खुल के बात करनी चाहिए, फिर सामने बैठकर बात करनी चाहिए कि एमक्यूएम कौन है और एमक्यूएम क्या करती है। एमक्यूएम एक सियासी जमात है, मुल्क की इस वक्त चौथी बड़ी जमात है। 22 मेंबर्स है नेशनल असेंबली के, इसी सूबे की सूबाई असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन है। यहाँ पर हमारे 37 मेंबर नेशनल असेंबली में। अगर वो ये शख्स ऐसी बात कर रहा है तो उसको जवाब उससे पूछे कि वो खुद कौन है भाई, जो एमक्यूएम को रिकग्नाइज करता, दुनिया भर के अंदर रिकग्नाइज है। और ये आज से पहले ये बात कर सकता था, ये बात आज से 10 साल पहले ये कर सकता था ये बात, और 10 साल पहले तो ये सियासत में भी नहीं था ये बातें करने वाला। ये खुद कौन है पहले से सवाल कर ले, फिर मैं बताऊंगा। ये दुनिया जानती है एमक्यूएम कौन है, इसको कोई नहीं जानता, तो इसके
बात को मेरे ख्याल से इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, नॉन सीरियस है। मुझे नहीं पता कि इसको प्रोग्राम्स में न सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ प्रोग्रामों में मैंने सुना है कि इसके नाम से मैंने सुना है कि इसको प्रोग्राम्स में लिया जाता है। बट चले छोड़ें कादिर मंदोखेल को, ये छोड़ दें। हसन भाई ये बताइएगा कि तहरीक शुरू होने जा रही है शाह फैसल टाउन से, मैंने कुछ पढ़ा तो मुझे मालूमात हुई कि शाह फैसल टाउन से आप लोग शायद ये तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ये राबता मुहिम है, क्योंकि हमने देखी है शहर के अंदर राबता मुहिम भी एमकेएम की कि डोर टू डोर जाते हैं, लोगों के साथ मेल मुलाकात होती है और फिर ज़ाहिर एक मरबूत परफॉर्मा होता है, उसके ऊपर सवाल जवाबात होते हैं। ये इस तरह की एक तहरीक है या ये जलसे जुलूसों पर मबनी एक तहरीक होगी जिसमें ज़ाहिर सड़कों पर भी आया जाएगा? जरा से इसको ब्रीफ करें लोगों के लिए। सना देखिए, कराची में रहने वाले कि चाहे वो किसी भी इलाके में रहते हो, वो ये जानते हैं कि एमक्यूएम के नुमाइंदे कभी भी अपने हलकों से दूर नहीं रहते। वो अवामी राब्ता मुहिम तो पूरे पूरे साल करते हैं। अच्छा। हम अगर नुमाइंदे अवेलेबल ना भी हो तो हमारे जो यूनिट और सेक्टर्स के जिम्मेदारान हैं, जो हमारे सीओसी जिम्मेदारान हैं, वो अपने इलाकों के अंदर जरूर एक्टिव रहते हैं और लोगों से मुलाकात और अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त हम एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी, स्पेसिफिक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ जो सिंध में 18 सालों से हम पर मुसल्लत है, जिसने इस शहर को जो है वो बिल्कुल जो है मफलूज करके रख दिया है, जिससे इकोनॉमी चलती है इस पूरे मुल्क की, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में जिसका नंबर 1 है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी रहती है। 3.5 करोड़ से आबादी बढ़ चुकी है यहाँ पर। अगर आप उसका रेशो 25 करोड़ से निकालें तो तकरीबन 17-18% पूरे पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ कराची शहर के अंदर रहता है। उस पर हुक्मरानी कर रही पीपल्स पार्टी 18 साल से। ये पूरे सिंध को मफलूज करने वाले जो हुक्मरान है, इनके खिलाफ जब हम बात करते हैं तो लोगों को अवेयर करने के लिए हम वो एक तहरीक शुरू कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ जिस तरह से वोट में इलेक्शन के वक्त हमारा साथ दिया, आप घरों से निकले, आपने वोट दिया, इसी तरह इस तहरीक के साथ बनना है। देखिए, लोग परेशान हैं, लोग परेशानी में सोते हैं, परेशानी से उठते हैं। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सिक्योरिटी है, ना रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना दवाइयां हैं। तो कौन इसकी दादरसी करेगा? जब हम उनके नुमाइंदे हम बाहर निकल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा वोटर भी निकलेगा, हमारा सपोर्टर भी निकलेगा, इस शहर में रहने वाला हर जबान का बोलने वाला हमारा साथ देगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि देखिए कि इस पीपल्स पार्टी हर जबान के बोलने वाले की नुमाइंदा जमात नहीं है। एमक्यूएम का नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। कि देखिए, मैं इस बात को आपके सामने इस तरह से रखता हूं कि पीपल्स पार्टी के सामने जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका ताल्लुक भी तो अंदरूनी सिंध से ही होता है ना, वो भी सिंधी बोलने वाला हमारा भाई होता है। तो वो क्यों खड़ा होता है उसके सामने? अगर पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए, सिंधियों के लिए और अपने पूरे सूबे के लिए बहुत अच्छा काम किया हो तो लोगों को उनके सामने खड़ा ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वाली बात लोगों को आज समझ में आ रही है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ सिंध के साथ बल्कि सिंध में रहने वाले हमारे सिंधी भाई हों या किसी और जबान के बोलने वाले हों, सबके साथ एक प्लान दुश्मनी की आपने ये बात की है ना, तो जाहिर है ये हाँ, पीपल्स पार्टी का काउंटर भी मैं आपको दे दूं ना साथ साथ। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई आप हमसे उनकी बात करें ना जिन्होंने खुद भी कुछ करके दिया हो। उन्होंने तो इस शहर को बोरी बंद लाशें दी हैं, उन्होंने इस शहर को भत्ता दिया है, उन्होंने इस शहर की दुकानों के शटर गिरवाने का काम किया है। डेवलपमेंट के नाम पर वो कहते हैं इन्होंने क्या दिया शहर को। तो फिर उनका क्लेम ये कि आज ये मसीहा बनने चले हैं जो कल तक इस शहर के हर तरह के दर्द बांट रहे थे शहर को। हसन भाई, तो सबसे पहले मैं वो बोरीबंद वाली बात कर दूंगा। तो वो बोरीबंद लाशों को तोहफतन अगर इन्होंने हमारे नाम पर लगा दिया तो उन केसों को फॉलो कर लेते ना। एमक्यूएम पर देखिए, जब एमक्यूएम ने काम करने की कोशिश की उसको दीवार से लगा दिया गया। जब एमक्यूएम ने इस शहर में लोगों के मसाइल हल करने की बात की, जब कोशिश की, जब एहतजाज के ऊपर आए तो एमक्यूएम को दीवार से लगा दिया गया, उन पर केसों की बहुतात कर दी, उनको एक ऐसे कटेरे में खड़ा कर दिया जिससे निकलने के लिए फिर आगे 10 साल चाहिए थे। तो अगर सिर्फ एमक्यूएम ये बोरीबंद लाशें कर रही थी तो जुल्फिकार मिर्जा क्या कर रहे थे भाई? वो यहाँ पे मिठाइयां बांट रहे थे। वो लियारी गैंग वार वालों को क्यों असले के लाइसेंस दे रहा है? वो खड़ा होकर कह नहीं रहा था कि ये मैंने शादी में वाइफ फायरिंग करने या पटाखे चलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिए। वो क्यों गैंग वॉर को जो है वो किसके खिलाफ तैयार कर रहा था? और क्या हुआ इस शहर के अंदर? वो लियारी गैंग वॉर किसकी सपोर्ट के अंदर थी? कौन उनके यहाँ जो है वो प्रोग्राम्स अटेंड करता था? कौन उनकी शादियों में जाता था? ये सारा मीडिया ने तो दिखाया। उसके बावजूद अगर
कोई शख्स अगर आपके पास अगर जिसको मैं तो नहीं जानता, जो एमक्यूएम का नाम लेके कहता है कि एमक्यूएम कौन है, वो अपने गिरेबान में जाके उसकी पार्टी भी उसको पहचानती है नहीं पहचानती, उसको लोग भी जानते हैं नहीं जानते, उस पार्टी की नुमाइंदगी वो कर रहा है कि जो आगे कहते थे कि शादी ब्याह के अंदर चलाने के लिए गने नहीं दिए, मैंने लाइसेंस नहीं इशू किए, वो ये जो तो लोग खैर ऑन द फुटबॉल रिकॉर्ड है खेलते ना, थे, लोगों ये के तो सर ठीक काट है। के, जो शनाख्ती कार्ड दे के उर्दू स्पीकिंग को जो है वो लियारी से उतार लेते थे और उनकी लाशें फेंकते थे। Well, क्या such a brutal days. वो लोग जो है वो बहुत अच्छा दौर गुजारा था उन्होंने नहीं इस चीज को देखा, इल्जाम एमक्यूएम के ऊपर लगा दिया कि बिल्कुल ठीक है। बोरीपंथ में लाशें हसन भाई देते थे, आपका कोई मौक़िफ़ एमक्यूएम आ के गया, ऊपर आगे चलते हैं। हसन भाई आपका ज़ाहिर एक बहुत वसी पस मंज़र है, आप वकील हैं, बैरिस्टर हैं, मुझे ये फरमाइएगा कि बड़ी ज़ाहिर मैं कुछ थोड़ा सा पीछे का रेफरेंस ले रही हूँ, पीएसपी के वक्त में भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात कही थी और वो बात उस वक्त भी यकीनन लोगों के जहन में उस वक्त से बैठी हुई है, और वो बात ये थी कि भाई बल्दियाती इख्तियारात का मामला जो है वो आइन में लिख दो ताकि हर बारी लोगों को नए सिरे से ना बताना पड़े कि भाई ये बल्दियाती इख्तियारात है, इनकी इस तरह से अकोमोडेशन होनी है, इन लोगों के पास पैसा जाना है। अब हम इंतजार में थे कि जाहिर है आप लोगों की ही तवज्जो से हमने सुना कि नहीं हम 25वीं में ये तरमीम करवा लेंगे, फिर कहा नहीं 26वीं में करवाएंगे, 27वीं में, 28वीं में। तो सर ये तरमीम की लॉलीपॉप गो की एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या ये जो लॉलीपॉप अवाम को मिल रहा है आपको भी हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, और जाहिर है इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? हसन साबिर साहब ऑन द लाइटर साइड पे कहूंगा, अगर हमें लॉलीपॉप मिल रहे हैं तो हम लॉलीपॉप लेके जेब में जरूर रख लेते हैं, लेकिन हम अगली दफा फिर कोशिश करते हैं, हम उन लॉलीपॉप्स को फेंक नहीं रहे, हम उनको वापस दिखाते हैं कि आपने लॉलीपॉप दिया था, ये हमारी जेब में आज भी रखा हुआ है, हम उस लॉलीपॉप को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने हमें नया लॉलीपॉप देना वो भी जेब में रखेंगे, लेकिन हम अपनी बात को मनवा के जाएंगे। देखें ये सिर्फ एमक्यूएम का मसला इससे नहीं है, कोई जाती मसला हल नहीं हो रहा है इससे पूरे पाकिस्तान का मसला हल होने जा रहा है। जो मुस्तफा कमाल भाई ने जो पूरी एक प्रेजेंटेशन दी थी आर्टिकल 140A में तशरीह की, उस पे देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जो है वो इस पर अग्री है, और लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इसको गवर्नमेंट बिल डिक्लेयर किया था, और इस दफा भी उन्होंने बजट की अपनी स्पीच में इस बात का इयादा किया और हमसे ये बात अग्री की, और राना सनाउल्लाह साहब के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब और इन पर मुश्तमिल कमेटी भी उन्होंने फॉर्म कर दी है, एमक्यूएम ने भी अपनी कमेटी फॉर्म कर दी है जो कंसेंसस डेवलप करेगी। हमें कोई इतराज नहीं इसके ऊपर कि तमाम पार्टीज का अग्रीमेंट है इसके ऊपर, मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, वो क्या बहस लेके आ जाते हैं, जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर भी की बजट सेशन के दौरान में कि भाई आप ये एमक्यूएम के दोनों मिनिस्टर्स जो है वो रिजाइन कर दें, आपको लॉलीपॉप मिल जाता है, और जो है वो इसके ऊपर जो है बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं, सिंध में बल्दियाती निजाम मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निजाम राइज कर दिया जाए। और भाई बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि हम तो आपको सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि आइन में वो तरमीम डाल के आप ये लिख दीजिए कि आर्टिकल 140A के तहत ये इख्तियार, ये तमाम पैसा ये नाजिम के पास, ये मेयर के पास, ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास होना चाहिए कि वो लोगों की सीवेज लाइनें बनाए, पानी के मसले हल करे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, लेवी लगाए और वो फेडरल गवर्नमेंट को जमा कराए। भाई क्यों एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मेंबर नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि वो अपना एक बजट एलोकेट करवाए और उस बजट के जरिए सड़कें बनाए? मेरा ये काम नहीं है, बिल्कुल ठीक, मेरा काम हो नहीं सकता, मेरा काम लेजिस्लेशन करें, मैं कानून बनाऊं और ट्रिकल डाउन करूं उसको। हसन साबिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।